दोस्तों, एक्चुअली ऐसा कोई थंब रूल ही नहीं है जिसके ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि रियल इस्टेट में कितने रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट के रिटर्न्स कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैसिलिटीज़ इन कॉम्प्लेक्स, फैसिलिटीज़ नियर बाय कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल यूज़ और कमर्शियल यूज़, कनेक्टिविटी, कन्वेंस फैसिलिटी, फर्स्ट होम और सेकंड होम, डिमांड एंड सप्लाई और भी कई सारी चीज़ें हैं हमारे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। आइए एक टेबल स्टडी करते हैं, एक्चुअल रियल इस्टेट वर्सेस वर्चुअल रियल इस्टेट। हम ये मानते हैं कि अगर हम 1 करोड़ की एक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं और अगर हम 1 करोड़ कोई इमीडिएट पेंशन प्लान में निवेश करते हैं एज अ वर्चुअल प्रॉपर्टी, अगर हम रियल इस्टेट में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें स्टैम्प ड्यूटी 9 लाख रुपए भरनी पड़ती है, दैट कम्स टू 9%। वहीं पे अगर वर्चुअल रियल इस्टेट माने कि कोई पेंशन प्लान में हम लोग 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो उसमें हमें 1.8% GST भरना पड़ता है, इट कम्स टू 1,80,000। रियल इस्टेट के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी बनती है 1 करोड़ 9 लाख, जिसके ऊपर टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है मैक्सिमम अप टू 30.9%, 46,350, जो वर्चुअल रियल इस्टेट के ऊपर भी हमें क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हमें भरना पड़ता है विच इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़ पर एनम हर साल, जबकि वर्चुअल रियल इस्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। रियल इस्टेट में वाटर टैक्स हमें भरना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000, जो कि वर्चुअल रियल इस्टेट में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट 30,000 इन रियल इस्टेट, मगर वर्चुअल रियल इस्टेट में ऐसी कोई चार्जेस नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस हर साल मिनिमम 18,000 माने कि 1,500 रुपये पर मंथ हमें हमारे फ्लैट के लिए देने ही पड़ते हैं सोसाइटी को, बट ऐसे कोई भी चार्जेस वर्चुअल इस्टेट में नहीं होते। सोसाइटी मेंबरशिप मिनिमम 10,000 रुपीज़ से शुरू होती है, जो कि वर्चुअल रियल इस्टेट में कुछ भी नहीं है। ब्रोकरेज अगर आप देखो, अगर ये जो फ्लैट, ये जो रियल इस्टेट आपने लिया है, अगर आप उसको भाड़े पे लगाना चाहते हैं तो मिनिमम ब्रोकरेज इज़ 1 मंथ्स रेंट विच कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपया हमें ब्रोकरेज का देना पड़ता है, और जो हमें बार बार देना पड़ता है हर साल या हर 2 साल में जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ऐसा कोई भी ब्रोकरेज हमें पेंशन प्लान के लिए नहीं देना पड़ता। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ईयरली इनकम ऑन रियल इस्टेट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000, 20,000 रुपया महीने के हिसाब से 2,40,000 रुपया बनता है, विच इज़ वेरिएबल, 19-20 हो सकता है। कुछ जगह पे 2,60,000 मिलेगा, कुछ जगह पे शायद 2 लाख ही मिलेगा। ये जो ईयरली इनकम है, ये कमाने के लिए, ये कलेक्ट करने के लिए इनकम कलेक्शन वर्क बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने हमारा फ्लैट रेंटल दिया है तो इसके पीछे हमें कलेक्शन का काम भी करना पड़ता है, बट ऐसी कोई भी स्थिति वर्चुअल रियल इस्टेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर महीने 1 तारीख को सुबह 8 बजे बैंक का शटर ऊपर जाता है और हमारे खाते में हमारा फिक्स पेंशन जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आप मंथली लो तो ये मंथली आता है, अगर ईयरली लो तो इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 5,45,500 विच मीन्स 5.45%, ये हमारे खाते में जमा होना शुरू हो जाता है। रियल इस्टेट में एनुअल रिपेयर चार्जेस होते हैं, हर साल हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे तोड़ या कुछ ग्लास टूट गई या कुछ रिपेयर करना पड़ा, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, इसके लिए एवरेज 50,000 रुपये सालाना उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है, या पेंटिंग के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। बट ऐसा कोई भी खर्चा हमें पेंशन प्लान में नहीं करना पड़ता। लिक्विडिटी ऑन डेथ इज़ पेनफुल इन रियल इस्टेट, क्योंकि डेथ के बाद में नॉर्मली प्रॉपर्टी गोज इनटू लिटिगेशन, बट पेंशन प्लान में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, वर्चुअल रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट किया है, तो आफ्टर डेथ इमीडिएटली विद इन 8 to 10 डेज आपके अकाउंट में आपका प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज 1 करोड़ इज क्रेडिटेड बाय द पेंशन कंपनी। सक्सेशन ऑन डेथ
विथ एडिशनल कॉस्ट, माने कि अगर आपका फ्लैट है तो आपके डेथ के बाद में उसको सक्सेशन में माने किसी और को ट्रांसफर करना है तो देयर विल बी एडिशनल चार्जेस, गवर्नमेंट ड्यूटी प्लस लीगल ड्यूटी, बट ऐसा कोई भी चार्जेस आपको वर्चुअल एस्टेट में नहीं लगता। रेंटल वैल्यू जो होती है ये काफ़ी वेरिएबल होती है, जबकि पेंशन प्लान में जो वैल्यू दी है 5.45% ये लाइफ टाइम गारंटेड और फिक्स होते हैं। सेफ्टी इन रियल इस्टेट इज टू द एक्सटेंट ऑफ मीडियम लेवल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट वर्चुअल रियल इस्टेट पेंशन प्लान में इट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, कोई भी उल्टा पुल्टा काम यहाँ पे नहीं हो सकता। लीगल प्रॉब्लम्स इन रियल इस्टेट, यस काफ़ी सारे लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टेनेंट आपको लीगल प्रॉब्लम में ला सकता है, नेबर आप लीगल प्रॉब्लम में ला सकता है, बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पेंशन प्लान में नहीं आती। चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट कभी भी अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है जो कि रियल इस्टेट को लागू हो सकती है, बट पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने के बाद इवन दो गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसी लाई तो ये उसे लागू नहीं होती, क्योंकि पॉलिसी जब ली गई उस वक्त जो रूल उसको लागू थे वही रूल उसे लाइफ टाइम लागू रहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, यस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दोनों टैक्स लगते हैं, जबकि वर्चुअल पेंशन प्लान में वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता। नो इनकम पॉसिबिलिटी, यस रेंटल इनकम ये कभी भी गारंटेड नहीं होता। कई सारे महीने आपके वैकेंट जा सकते हैं, माने कि आपका फ्लैट रेंटल गया ही नहीं, साल में 2 महीने, 5 साल में 6 महीने या 10 साल में 8-10 महीने आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा कोई भी पेंशन प्लान में ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर महीने के 1 तारीख को आपके अकाउंट में पेंशन आ जाता है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टेनेंट, यस रेंटल प्रॉपर्टी में ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकता है जो पेंशन प्लान में नहीं आ सकता। इन्फ्लेशन इफेक्ट, यस ये एक प्लस पॉइंट होता है रेंटल प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का, जहाँ पे इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एवरी ईयर आपका रेंट जो है वो एवरेज 5 to 10% से बढ़ता है, बट वर्चुअल पेंशन प्लान, वर्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक बार जो पेंशन फिक्स हो गया 5.45% ये आपको लाइफ टाइम फिक्स रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनर के ऊपर, जबकि पेंशन प्लान में ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये एक कंपनी में इन्वेस्टेड है और वहाँ से आपको रेगुलर पेंशन मिल रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज, यस देयर इज अ हाई टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज। अगर 1 महीने भी आपका रेंट मिस हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मगर ऐसा कोई भी टाइम आपको पेंशन प्लान में नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ जाता है। लाइफ टाइम जो होता है और रेंटल इनकम का अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 ईयर्स का होता है, क्योंकि रियल इस्टेट में लाइफ जो होता है उस घर का या उस गाले का ये 25 से 30 साल का होता है, जबकि वर्चुअल रियल इस्टेट में आपको 100 एज तक गारंटेड इनकम दिया जाता है। गवर्नमेंट गारंटी की बात करें तो ऐसी कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं देती रियल इस्टेट के मामले में, बट देयर इज अ गवर्नमेंट गारंटी इन वर्चुअल रियल इस्टेट, दैट इज पेंशन प्लान। यस यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि आपको मिलने वाला पेंशन गारंटेड होगा और आपके बाद आपकी फेस वैल्यू आपके घर वालों को दी जाएगी, इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो IRR दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ इन रियल इस्टेट कम्स टू 2.20%, जबकि वर्चुअल रियल इस्टेट जो मैं बात कर रहा हूं जो कि एक पेंशन प्लान है जहां पे आपको 5.45% का IRR मिलता है। यहां पे और एक टेबल आपको दिखाया गया है, थर्ड टेबल, जिसको कहते हैं डिफर्ड एन्युइटी, माने कि कुछ साल के बाद मिलने वाला पेंशन, जहां पे अगर आप 1 साल के डिफरमेंट पीरियड के बाद अगर पेंशन लेना चाहो तो 5.55% गारंटेड दिया जाता है, 2 साल के बाद लेना चाहो तो 5.95 गारंटेड दिया जाता है, 3 साल के बाद लो तो 6.37% गारंटेड दिया जाता है। इस तरीके से ज़्यादा 12 साल का डिफरमेंट पीरियड आप रख सकते हैं, और 12 साल के बाद अगर आप पेंशन लेना चाहो तो यहाँ पे 10.15% गारंटेड पेंशन की गारंटी पेंशन कंपनी आपको देती है। दोस्तों अगर आपने इस टेबल के आखिर में देखा होगा
तो लाइफ विथ टेंशन अगर आपको चाहिए तो ये है रेंटल इनकम, जहाँ पे 2.20% IRR के लिए हमें काफ़ी सारा टेंशन लेना पड़ता है। बट वही जहाँ पे अगर हमने सेम अमाउंट वर्चुअल रियल एस्टेट माने कि कोई पेंशन प्लान में इन्वेस्ट की तो पहले दिन से हमें 5.45% पेंशन मिल सकता है। और पेंशन का सबसे बड़ा अहम भूमिका ये है द इनकम विच कम्स विदाउट एनी टेंशन। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो लोग विदाउट लोन इन्वेस्ट करते हैं उनके रिटर्न्स 2.2% दिखाए गए हैं। अगर कोई लोन लेके इन्वेस्ट करता है तो जब तक उसका लोन का इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं होता उसे निगेटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे, एटलीस्ट अगले 10 से 15 साल तक, या जब तक लोन के EMI भरेगा तब तक। ऐसा कहते हैं कि एवरी एग शुड नॉट बी इन वन बास्केट। सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पोर्टफोलियो में ना रखे, सिर्फ गोल्ड में या सिर्फ शेयर्स में या तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में या तो सिर्फ बैंक FD में या तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में और या तो सिर्फ रियल एस्टेट में। मगर फिर भी कई सारे लोग लालच में अपनी सारी पूंजी रियल एस्टेट में लगा देते हैं, ये सोचकर कि रेगुलर एंड इंक्रीजिंग रेंट एंड वैल्यू अप्रिसिएशन एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 15 प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। आज लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में यही लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। कई लोगों का रेंट आना बंद हुआ है, कई लोग घर दुकान खाली करके अपने गांव चले गए, कई ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम की वजह से आज बंद है और शायद आगे भी नहीं खुलेगी, क्योंकि कई सारी कंपनियों ने एक्सपेंसेस कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू किया है। भाड़ा भी बच गया और कन्वेंस भी बच गया और एम्प्लॉय जब चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता ये सबसे ज्यादा पौष्टिक अन्न है, मगर पौष्टिक होने के बावजूद हम इन्हें रोज के खाने में सुबह, दोपहर, शाम नहीं खा सकते। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, पिकल, पापड़ जैसे संतुलित आहार की जरूरत है। ठीक वैसे ही हमें भी एक संतुलित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जरूरत होती है। एक संतुलित और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें भी संतुलित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जरूरत होती है, एक संतुलित और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए। जब तक हम खुद तंदुरुस्त चलते फिरते कमाते ब्रेड विनर है तब तक ठीक है, मगर अगर हम नहीं रहे तो सोच कर देखिए कि क्या हमारी पत्नी या बच्चे आसानी से भाड़ा महीने के महीने वसूल कर पाएंगे? क्या आसानी से उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे? हम हमारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने परिवार की प्रॉपर्टी समझकर, मगर नॉर्मली हमारे बाद यही प्रॉपर्टी हमारा परिवार उद्ध्वस्त कर देती है जब सारे परिवार वाले उसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जताने लगते हैं। नॉर्मली प्रॉपर्टी डिवाइड्स द फैमिली। इतिहास गवाह है, लड़ाइयाँ लड़ी गई है, खून हो जाते हैं। अगर आप गूगल सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में टोटल कोर्ट केसेस में 76% केसेज आज सिर्फ प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट ऑफ लिटिगेशंस के ऊपर है। बाकी सारी क्रिमिनल एंड अदर केसेस आर ओनली 34%। हर फैमिली हेड को लगता है कि हमारी फैमिली ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली एजुकेटेड है, समंजस है, हमारे अच्छे संस्कार है और हमारी फैमिली में ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर थोड़ा अपने ही रिलेटिव्स में झांक कर देखिए, अपने नेबर्स की फैमिली में देखिए, अपने ऑफिस कलीग्स की फैमिली में देखिए, आपको सत्य पता चल जाएगा। कई सारी फैमिलीज प्रॉपर्टी के लालच में अपने बूढ़े माँ बाप को टॉर्चर करने के कई सारे किस्से हमने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं और टीवी पर भी देखे हैं। फादर के डेथ के बाद एक बार बेटा बोलता है प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे, दूसरा कहता है बेच देंगे, तो तीसरा कहता है ना भाड़े पे देंगे ना बेचेंगे। एक्चुअल ओनर जो मदर होती है उसे तो कोई पूछता ही नहीं। आज कई सारी प्रॉपर्टीज कोर्टबाजी में, लिटिगेशन में अटकी हुई है, ना भाड़े पे दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। कहते हैं ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ऐसी स्थिति कई लोगों की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में हो गई है। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं
पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। 1, रियल इस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करें मगर कुछ लिमिट में। 2, जो भी प्रॉपर्टी बनाए वो हमारे आंखों के सामने हो, ना कि गांव में या कोई ऐसी जगह जहां हम साल में एक बार भी ना जा सके। 3, प्रॉपर्टी में रेंट के जरिए मिलने वाले रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 2% के करीब होते हैं और वो भी टैक्सेबल होते हैं। 4, प्रॉपर्टी की वैल्यू जरूर बढ़ती है मगर जो वैल्यू बढ़ती है उसे नोशनल माने कि आभासी प्रॉफिट कहते हैं, वो हाथ में नहीं आता। 5, प्रॉपर्टी के रिटर्न्स तब गिने जा सकते हैं जब आप उसे बेचो और नगद कमाओ। 6, प्रॉपर्टी के रिटर्न्स निर्भर होते हैं आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर। जरूरत ज्यादा पैसा कम और जरूरत कम प्राइस ज्यादा। 7, इस चक्कर में कई लोगों ने सेकेंड होम में इन्वेस्टमेंट चालू किया मगर आज उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट भी उन्हें नहीं मिल रही है। इन्वेस्टेड अमाउंट से कई ज्यादा कम रकम में लोग बेचकर निकल रहे हैं। 19th सेंचुरी वॉज अ रियल इस्टेट बूम मगर आज कई सारे बिल्डर्स बैंकरप्ट हो चुके हैं, कई सारी साइट्स आधी अधूरी है, कई सारे बिल्डर्स ने सुसाइड तक कर लिया है। 9th, बंबई जैसी मेट्रो शहरों में आज मोर देन 60% प्रॉपर्टीज आर अनसोल्ड। 10th, प्रॉपर्टी बनाते समय यह सोचे कि क्या मैं परिवार के लिए कोई शांति खरीद रहा हूं या अशांति खरीद रहा हूं।